चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रारंभिक मध्ययुगीन काल, इसको थोड़ा समझते हैं। ये क्या दौर था? देखिए, ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था। मतलब जब प्राचीन भारत का दौर खत्म हो रहा था और मध्ययुगीन भारत की नींव रखी जा रही थी। और इसकी सबसे बड़ी पहचान थी छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना। सही कहा? जी बिल्कुल, एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं थी। और इसी माहौल में कन्नौज पर कब्जे के लिए 3 बड़ी ताकतों प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच एक लंबा संघर्ष चला। तो चलिए, ये संघर्ष की नौबत आई क्यों? इसकी जड़ें जुड़ी हैं सम्राट हर्ष की मृत्यु से। 647 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई तो उत्तरी भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। और इस वैक्यूम को भरने की कोशिश कई लोगों ने की होगी। हाँ की। जैसे कश्मीर के करकोटक वंश के शासक थे ललितादित्य। उन्होंने कुछ समय के लिए पंजाब, कन्नौज, यहाँ तक कि बंगाल के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा किया। लेकिन ये कब्जा ज्यादा टिका नहीं, स्थायी नहीं था। कल्हण की राज तरंगिणी में भी जिक्र है कि ललितादित्य ने कन्नौज के शासक यशोवर्मन को हराया था। और एक और महत्वपूर्ण बात, ललितादित्य ने ही कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था। तो मतलब उस दौर में उत्तर भारत, दक्कन, दक्षिण भारत, सब जगह बड़े बड़े राज्य तो बन रहे थे। हाँ, बन रहे थे, लेकिन कोई भी गुप्त साम्राज्य हर्ष के साम्राज्य जैसा विशाल नहीं था। कोई भी पूरी गंगा घाटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और यहीं से त्रिपक्षीय संघर्ष की भूमिका तैयार होती। एकदम सही। उस दौर की सुमात्रा के शैलेंद्र वंश के राजा थे बालपुत्र देव। उनके कहने पर देवपाल ने नालंदा में एक मठ के रख रखाव के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो इसका मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के साथ काफी गहरे रिश्ते थे। हाँ, सांस्कृतिक भी और व्यापारिक भी। इस दौर में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार खूब फला फूला। क्या चीजें निर्यात होती थी? मुख्य रूप से कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और चावल। लेकिन हर साम्राज्य की तरह शिखर के बाद पतन का दौर भी आया होगा। हाँ, देवपाल के बाद यही हुआ। उनके उत्तराधिकारी जैसे राज्यपाल, गोपाल तृतीय, ये सब उतने शक्तिशाली नहीं थे। साम्राज्य कमजोर होने लगा। और इसका फायदा उनके दुश्मनों ने उठाया होगा। निश्चित रूप से। प्रतिहार शासक मिहिर भोज और राष्ट्रकूटों ने पाल साम्राज्य पर हमले किए, जिससे वो और भी कमजोर हो गया। लेकिन फिर एक वापसी भी हुई थी महिपाल प्रथम के समय में। जी बिल्कुल। महिपाल प्रथम, जिन्हें पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी कहते हैं, उन्होंने 988 ईस्वी के आसपास साम्राज्य को फिर से खड़ा किया। उनकी
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी चोल शासक राजेंद्र चोल के आक्रमण को रोकना। उन्होंने चोल सेना को गंगा पार करने से रोक दिया और बंगाल को बचाया। और महिपाल के बाद रामपाल ने भी एक कोशिश की थी साम्राज्य को संभालने की। हाँ, रामपाल ने भी काफी संघर्ष किया। संध्याकर नंदी की एक किताब है रामचरितम, जो असल में रामपाल की ही जीवनी है। उसमें उनके संघर्षों का वर्णन है। लेकिन ये कोशिशें भी साम्राज्य को बचा नहीं पाई। नहीं, रामपाल की मृत्यु के बाद पतन बहुत तेजी से हुआ। साम्राज्य सिमटकर सिर्फ बहुत बड़े इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था। उनकी शुरुआती राजधानी भीनमाल थी, जो आज के राजस्थान में है, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बना ली। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उस वक्त के एक बड़े बाहरी खतरे यानी अरब आक्रमणों का डटकर सामना किया, बल्कि कन्नौज पर कब्जे के लिए हिंदुस्तान की ही दो और महाशक्तियों पाल और राष्ट्रकूट वंशों से भी लगातार लोहा लिया। सही। और कन्नौज को लेकर ये जुनून समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक प्रतीक था। सम्राट हर्षवर्धन के बाद से ही, है ना? जी बिल्कुल, वो उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र बन चुका था और इसका महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, ये गंगा के अहम व्यापारिक रास्ते पर था। अच्छा। और उत्तर भारत के सबसे उपजाऊ इलाके यानी दोआब पर इसका नियंत्रण था। तो जिसके पास कन्नौज होता, उसके पास पैसा और ताकत दोनों होते। तो ये वजह थी कि तीन बड़ी ताकतें इसके लिए भिड़ रही थी। जी हाँ, और इसी वजह से इन तीनों के बीच लगभग 200 सालों तक एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष चला, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। जी। चलिए अब उन शासकों की बात करते हैं जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी। सूची में पहला बड़ा नाम आता है नागभट्ट प्रथम का, जिनका शासनकाल 700
उन्होंने कन्नौज को अपनी शानदार राजधानी बनाया। और उनका साम्राज्य कितना बड़ा था? स्रोत बताते हैं कि यह पंजाब और काठियावाड़ से लेकर बिहार और उत्तरी बंगाल तक फैला हुआ था। ये तो थे और उस जमाने में राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना एक तरह से जरूरी माना जाता था। तो उन्होंने अपनी वैधता साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया। कौन सा अनुष्ठान? क्या ये किसी राजाभिषेक जैसा था या कुछ और? ये उससे कहीं ज्यादा था। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ मतलब सोने का गर्भ? सही पकड़े। ये एक बहुत बड़ा वैदिक अनुष्ठान था जिसमें शासक प्रतीकात्मक रूप से एक सोने के गर्भ से पुनर्जन्म लेता था। इस अनुष्ठान के बाद उन्हें सामाजिक और धार्मिक रूप से एक क्षत्रिय राजा के तौर पर मान्यता मिल जाती थी।
उसे सामाजिक स्वीकृति दिलाना भी एक बड़ी चुनौती थी। अच्छा, दंती दुर्ग के बाद कौन आया? उनके बाद आए उनके चाचा कृष्ण प्रथम 758 से 773 ईस्वी तक। उन्होंने साम्राज्य को मैसूर और हैदराबाद तक फैलाया।
मुगलों के आने के बाद भी? हाँ, उसके बाद भी। और उनकी सफलता का राज उनकी अनोखी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था में छिपा था। और उसी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा थी पाइक प्रणाली। ये सुनने में तो किसी जबरन मजदूरी जैसा लगता है। एक तरह से हाँ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और संगठित था। मतलब? आप इसे एक तरह की अनिवार्य नागरिक और सैन्य सेवा समझिए। हर वयस्क पुरुष, जिसे पाइक कहा जाता था, को साल के कुछ महीने राजा या राज्य के लिए काम करना ही पड़ता था। हर किसी को? हाँ, चाहे वो सेना में भर्ती हो, बांध बनाने का काम हो या फिर सड़कें तैयार करना हो। तो ये एक तरह की नेशनल सर्विस जैसा हुआ। लेकिन अगर हम थोड़ा दक्षिण की ओर देखें, बंगाल में, तो वहाँ कहानी थोड़ी अलग थी। हाँ, वहाँ सत्ता का खेल तलवारों से ज्यादा सामाजिक नियमों और संस्कृति से लड़ा जा रहा था। बंगाल हमेशा से एक बहुत उपजाऊ और समृद्ध इलाका रहा है। हैरान करता है कि 13वीं सदी में ये सब कैसे बनाया गया होगा बिना किसी आधुनिक मशीनरी के। हाँ, और हमें भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, जिससे सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने बनवाया था। और दिलचस्प बात यह है कि असम की तरह कलिंग ने भी बंगाल की तरफ से होने वाले हमलों का डटकर सामना किया। हाँ, प्रतिरोध का ये सूत्र इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है। जब बख्तियार खिलजी के बाद तुर्की सेनाओं ने उड़ीसा पर हमला करने की कोशिश की, तो उन्हें भी यहाँ मुंह की खानी पड़ी। अच्छा। हाँ, और 15वीं सदी में सूर्यवंश राजवंश के आने तक ये प्रतिरोध जारी रहा। ये अपनी एक अलग दुनिया, एक अलग पहचान बना रहे थे। इनकी प्रतिरोध का तरीका, इनकी अनोखी सामाजिक व्यवस्थाएं, हाँ, जैसे असम की पाइक प्रणाली या बंगाल का कुलीनवाद और इनके भव्य मंदिर, ये सब इनकी आजाद और अलग पहचान बनाने की कोशिशें थीं।
लेकिन आज हम नक्शे को थोड़ा नीचे घुमा रहे हैं, दक्कन और दक्षिण भारत की तरफ, क्योंकि जिस समय उत्तर में सल्तनत बन और बिगड़ रही थी, उसी समय दक्षिण में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया फल फूल रही थी। कल्याणी के चालुक्य, देवगिरी के यादव, काकतीय और चोल, होयसल और पांड्या। हाँ बिल्कुल, कल्याणी के चालुक्यों से, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं। इसकी नींव रखी तैलप द्वितीय ने, जिन्होंने राष्ट्रकूटों को हराकर चालुक्य वंश की सत्ता को फिर से स्थापित किया। लेकिन इस वंश के जिस शासक ने इस नाम को सच में अमर कर दिया, वो थे विक्रमादित्य षष्ठम। अच्छा, वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि अपनी विरासत बनाने की कला भी जानते थे। हाँ। उन्होंने चालुक्य विक्रम नाम से अपना खुद का कैलेंडर, मतलब एक संवत विक्रमादित्य हमने पूरे साम्राज्य में भूमि का सर्वेक्षण करवाया। भूमि सर्वेक्षण। हाँ। चलिए अब बात करते हैं होयसलों की, जिनका केंद्र आज का कर्नाटक था। जब भी होयसल वंश का नाम आता है तो जहन में उनके मंदिरों की तस्वीरें आती हैं। वो जो बारीक नक्काशी है, ऐसा लगता है जैसे पत्थर को नहीं बल्कि चंदन या हाथी दांत को तराशा गया हो। उनकी वास्तुकला वाकई बेजोड़ है। उन्होंने नरम सोपस्टोन का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें वो अविश्वसनीय डिटेलिंग हासिल करने में मदद मिली। शासक विष्णुवर्धन, जिन्होंने जैन धर्म से वैष्णव धर्म अपनाया, और बल्लाल द्वितीय जैसे राजाओं ने इस कला को बहुत संरक्षण दिया। लेकिन यहाँ भी कहानी का अंत उसी जाने पहचाने मोड़ पर आता है। हाँ, कला और संस्कृति का ये सुनहरा दौर भी उन्हें दिल्ली सल्तनत के हमलों से नहीं बचा सका। बल्लाल तृतीय के समय में हुए लगातार हमलों ने होयसल राज्य को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। और अब हमारी कहानी के आखिरी किरदार पांड्य वंश, जिनका राज तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से पर था। इनकी कहानी भी एक तरह से वापसी की है ना। कडुंगोन नाम के राजा ने कलुब्रों के शासन को खत्म करके पांड्य शक्ति को फिर से जिंदा किया। और पांडे अपने मोतियों के व्यापार के लिए मशहूर थे। उनका राज्य बहुत अमीर था। वेनिस का मशहूर यात्री मार्को पोलो भी उनके दरबार में आया था और उनकी दौलत देखकर हैरान रह गया था।
शासक मारवर्मन कुलशेखरन की मृत्यु के बाद उनके बेटों में गद्दी के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। अच्छा, तो वो आपस में ही लड़ने लगे? हाँ, वो आपस में ही लड़ने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें बाहरी खतरे का अंदाजा ही नहीं रहा। और इस फूट ने बाहरी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल। इसी गृह युद्ध ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को मदुरै पर हमला करने और उसे लूटने का मौका दिया। पांड्यों ने मलिक काफूर के लिए दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने एक दूसरे से लड़कर उसके लिए रेड कार्पेट बिछा दिया था। ये एक कड़वा सबक है। हाँ, कि आंतरिक एकता बाहरी खतरों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है।